अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो चीज़ हमारे पास ये वो है इन्वर्टर, और ये है बाहर का इन्वर्टर है आयरलैंड का। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं इस इन्वर्टर्स की। पार्टी कोई और थी लेकिन चीज़ सेम थी। मैं आपको दिखाता हूँ इसके फ्रंट पे स्ट्रीट वाइज 2000 वाट 4000 वाट पीक मोडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, ठीक है ना। 2000 वाट लोड इसका नॉर्मल लोड तक उठाता है। ये 4000 वाट पीक ही होता है कि अगर गलती से आपने लगा दी है 4000 वाट तक चला गया तो ये उड़ेगा नहीं, ये पीक बर्दाश्त कर लेगा इसका। तो ये इन्वर्टर आया हुआ है और इस इन्वर्टर में एक बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ चला के कि इसमें क्या रहा है। देखिए, मैंने इसमें लगाया है एक मीटर। मीटर लगाने के बाद मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ। इस वक्त ऑन है, ठीक है ना। ऑन में आपको एक कुछ कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं कि हो क्या रहा है इसमें। अक्सर लोगों के कुछ सवाल होते हैं इस इन्वर्टर के हवाले से। ये तो इन्वर्टर नहीं होता, दूसरे चाइनीज़ इन्वर्टर होते हैं। उसमें कुछ इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम आ रही होती हैं कि आउटपुट सही वोल्ट नहीं आ रहे, या आउटपुट ड्राइव सही नहीं आ रही, लोड चला नहीं पा रहा। तो इसी तरह की कंडीशन है सेम। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। मैं अगर जैसे ये वोल्ट मीटर चलाता हूँ इसको एसी पे रख के, तो मैं देखें एसी पे कितने वोल्ट आ रहे हैं इसमें। ये देखें, ये आ रहे हैं 137 वोल्ट एसी, ठीक है। और अगर मैं इसी को डीसी पे रखूँ तो डीसी पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 96 वोल्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 50 हर्ट्स, 57 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, ठीक है ना। 50 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको वोल्ट भी दिखा दी है, फ्रिक्वेंसी भी दिखा दी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ कि इस हिसाब से अगर मैं एनालॉग मीटर लगाऊँ, मिसाल के तौर पर मैं अभी ये डिजिटल हटा देता हूँ, एनालॉग मीटर लगाता हूँ। अब देखें इस पर कंडीशन क्या हो रही है। मैं एनालॉग मीटर लगा के आपको इस पर भी दिखाता हूँ, यार आपको हैरानगी होगी कि सब कुछ तो ठीक है। ये देखें, मैं आपको एनालॉग मीटर लगा के इस पर रखा है मैंने 220 की रेंज पे, और मैं ये देखें वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। मोटर ऑन है, यहाँ लगा देता हूँ आउटपुट की जगह पे। ये देखें, यहाँ पे ये पूरे 220 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि 200 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखा रहा है, ठीक है ना। ये हटा दिया मैंने, ये देखें दोबारा लगाया मैंने, कितने दिखा रहा है, 200 वोल्ट एनालॉग पे, ठीक है ना। और रेंज भी देख लें, मैंने 220 पे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर लोड चलाता हूँ, देखिएगा लोड की कंडीशन क्या होती है। मैं एनर्जी सेवर लगा रहा हूँ उसके ऊपर, यहाँ शायद ना लगे, इधर लगाता हूँ डायरेक्ट। ये मैंने लगाया एनर्जी सेवर ऑन हो गया, लेकिन एनर्जी सेवर थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसी कनेक्शन पे मैं क्या करता हूँ, ये फ़ैन का मेरा प्लग है, फ़ैन लगाता हूँ तो फ़ैन चलेगा नहीं। फ़ैन में से आवाज़ आ रही है भों करके, और फ़ैन की हल्की हल्की पंखड़ियाँ घूम रही हैं, लेकिन फ़ैन पूरा ड्राइव नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये कंडीशन हो रही है इसमें। अब हमने जब इसके मज़ीद चेक किया कि जो है ना ये कंडीशन क्यों हो रही है, तो देखें मैं आपको वो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो अक्सर इन्वर्टर्स में हो रही होती हैं, कि लोग कहते हैं कि ना ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। देखें मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मीटर भी नज़र आए और वोल्टेज भी। देखें हमारे पास ये 4 मॉसफेट लगे हुए हैं आउटपुट पे ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डीसी की रेंज पे रखा मीटर, और मैं हर एक की ना बाइसिंग वोल्ट चेक करता हूँ। मेरा नेगेटिव पे रखा हुआ, मैंने क्या किया गेट और सोर्स पे रखा वोल्टेज, तो यहाँ पे आ रहे हैं 5.4 वोल्ट, ठीक है। ये सही है इसकी ड्राइव। दूसरे वाले की चेक करता है, यहाँ पे आ रहे हैं 8.06 वोल्ट, ये भी तकरीबन ठीक है। तीसरे वाले पे चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 8.10 या 06, इस तरह से वोल्ट आ रहे हैं, ये भी तकरीबन ठीक है। अब लगाते हैं चौथे वाले मॉसफेट पे।
चौथे वाले मॉसफेट पे जब लगाया हमने तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आ रहे हैं 0.285 वोल्ट, ये डिस्टर्ब है, देख रहे हैं। 3 मॉसफेट की ड्राइव बिल्कुल ठीक आ रही है, जबकि एक मॉसफेट की ड्राइव में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। ये जो ड्राइव कितनी होनी चाहिए, जो पहले वाले मॉसफेट की ड्राइव थी हमारी 5.4 वोल्ट, ये जो वोल्ट हैं वो ही यहाँ आने चाहिए थे इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे वोल्ट वो नहीं आ रहे, जिसकी वजह से हमारे आउटपुट पे प्योर जो है जो जो यानी कि आप 50 हर्ट्ज़ कहना चाहिए वो होनी चाहिए, वो नहीं आ रही। हालांकि मीटर हमारे पास जो शो कर रहा था, मैंने अभी जो चेक कराया था आपको, वो 50 हर्ट्ज़ शो कर रहा है। ये देखें, मैं आपको मीटर दोबारा से लगाता हूँ और मैं आपको फ्रिक्वेंसी चेक कराता हूँ। यहाँ पे कितनी आ रही है, 50 हर्ट्ज़ पूरी फ्रिक्वेंसी आ रही है इसमें, ठीक है ना। मैंने फ्रिक्वेंसी भी रखा और इसको लगाया तो 50 हर्ट्ज़ पूरी फ्रिक्वेंसी आ रही है, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट लोड है वहाँ पे इशू आ रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है कि जब सेवर लगाते हैं तो वो थोड़ा सेवर भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसको ट्रेस करना होगा फॉल्ट कि इसमें प्रॉब्लम है क्या, और हमने चेक कर लिया कि इसकी जो है कहाँ पे इशू आ रहा है, ड्राइव पे इशू आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। हाँ, अब मीटर हमने लगा दी है, मीटर से हम चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो आउटपुट की थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ कि हमें नज़र आ जाए चीज़। इसको मैं यहाँ फिक्स करता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी जो बूस्टर साइड है, बूस्टर साइड पे कितने वोल्ट आ रहे हैं ये हम देख लेते हैं। मैं इसको डीसी की रेंज पे रखा मैंने, और बड़े एहतियात से, शॉर्ट ना हो, एहतियात से हम इसकी बूस्टर पे वोल्टेज चेक करेंगे। बूस्टर पे इसके वोल्ट आ रहे हैं 0.4 वोल्ट, क्योंकि अभी इस वक्त लोड भी नहीं है। तो मैंने एक दफ़ा पहले ही वीडियो में बताया था कि जब लोड ना हो तो क्या होता है कि ये वोल्टेज बहुत कम कर देता है, ना होने के बराबर, मामूली सी कंडक्शन होती है। लेकिन जैसे ही लोड आ जाएगा इसके ऊपर तो ये वोल्टेज भी बढ़ा देगा। अच्छा, फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है। हमने फ्रिक्वेंसी पे रखा, फ्रिक्वेंसी आ रही है इस वक्त 87 हर्ट्ज़। फ्रिक्वेंसी भी कम हो गई इसकी और वोल्टेज भी कम हो गया, क्योंकि इस वक्त हमारे पर लोड मौजूद नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है कि जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन हो, आप समझ जाएं कि आपके पास इस वक्त लोड मौजूद नहीं है, तो ये कंडीशन इसमें ऐसी होगी। हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ लगा के रखें, बहुत एहतियात की ज़रूरत है इसमें। हमने यहाँ लगा के रखा है इसको। अभी देखें किलोवाट्स भी हो रही है इसके अंदर आहिस्ता। ये देखें, जैसे ही हमने लगाया 41 किलोवाट्स हो गई, और हटाया तो फ्रिक्वेंसी कम हो गई। तो ये भी आप कंडीशन नोट रखें, जब लोड लगाते हैं आप तो फ्रिक्वेंसी हमारी पूरी होती है, वरना हमारी फ्रिक्वेंसी पूरी नहीं होती, फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाती है। और वोल्ट तो हमने दोबारा चेक नहीं किए, वोल्ट भी चेक कर लेते हैं दोबारा से कि जब हम लोड लगाएं तो लोड पे कंडीशन क्या होती है। बड़ी एहतियात से हम इसको लगाएंगे, क्योंकि बहुत करीब है, ये बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है इसमें। ये हमने लगा दिया इसको, जैसे ही हमने लोड लगाया देखें वोल्टेज बढ़ गया 2.2 वोल्ट, हटाए कम हो गए, लगाए 2.2 वोल्ट। तो ये आप हमेशा याद रखें कि जब लोड इस तरह के इन्वर्टर्स में, हमारे चाइनीज़ जो इन्वर्टर हैं वो तो डायरेक्ट पूरे वोल्ट आ रहे होते हैं इसमें, यानी कि 4.5, 4.7, 5 वोल्ट पूरे आ रहे होते हैं। लेकिन इसमें इन्वर्टर्स में क्या होता है कि ये फ्रिक्वेंसी भी थोड़ी सी कम कर देगा और वोल्ट भी कम कर देगा। तो आप समझ जाएं कि ये लोड की वजह से है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट इस वक्त कहाँ पे है, आउटपुट साइड पे, ठीक है ना। यहाँ जो हमने बाइसिंग चेक की थी इस वाले मॉसफेट पे इधर, तो हम इस पर जो है ना चेक करेंगे इसकी बाइसिंग पीछे से कहाँ से आ रही है, और फिर उस सर्किट को चेक करेंगे। और सर्किट को चेक करने के बाद हम उसकी जो है ना ट्रेसिंग करेंगे कि आया कोई ट्रांसफ़र ख़राब है, 3D जो 3D होते हैं या 844 नंबर होते हैं, ठीक है ना, या तो वो ख़राब है या फिर कोई रेजिस्टेंस वगैरह कोई ऐसे इशू है इसमें। तो हम इसको करते हैं बंद। बंद करने के बाद इसको
ट्रेस करते हैं, ठीक है ना। ये हमने इसकी डीसी निकाल दी है, ये ब्लिंक बीप देना शुरू कर दिया इसने कि लोड इस पे से कट चुका है। ये निकाल दिया हमने, इसको हम करेंगे अब डिस्चार्ज, वो जो कि बहुत ज़रूरत है इसकी। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो हमें करंट भी लग सकता है और सर्किट भी डैमेज हो सकता है। तो हमने पहले डीसी को डिस्चार्ज किया और एहतियातन जो है आप इसको जो हाई वोल्ट डीसी है ना उसको भी डिस्चार्ज करना, ठीक है ना। ऐसा किया करें कि सोल्डिंग आयरन का तो प्लग आपके मौजूद होता है, सोल्डिंग आयरन से आप इसको कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिएगा, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे डिस्चार्ज कर लिया और एहतियातन जो है ना क्या किया करें, एक दफ़ा इसके वोल्टेज चेक कर लिया करें कि डिस्चार्ज होने के बाद भी वोल्टेज यहाँ पे है मौजूद नहीं है। 1.5 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है वोल्ट यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सर्किट को इसको पलटेंगे और हमें पता है कि हमारा जो ख़राबी की जो थी, प्रॉब्लम जो थी यहाँ पे इस जगह पे है ना, इस मॉसफेट पे। देखते हैं मॉसफेट गर्म तो नहीं हो रहा है, मॉसफेट गर्म नहीं हो रहे, ठीक है ना। हमारी जो इस वाले मॉसफेट की जो बाइसिंग है ना वो डिस्टर्ब है। तो इसको मैं सर्किट थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया है, जूम करके मैं आपको बहुत करीब से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सर्किट को, कि जो सर्किट है हमारा, जैसे कि हमने बताया था कि ये वाले जो मॉसफेट है हमारा आउटपुट वाला, थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, ये वाला, ये जो मॉसफेट है इसका नंबर भी चेक देख लेते हैं कि कौन सा नंबर लगा हुआ है इसमें। ये लगा हुआ है जनाब CS30N50, 30N50 लगा हुआ मॉसफेट, ठीक है ना। तो ये भी इंशाल्लाह हम चेक करेंगे और इसके सर्किट को भी ज़रा देखेंगे कि आया कि सर्किट में कोई इशू तो नहीं है। अब इसकी जो गेट बाइसिंग है वो इधर से आ रही है, ये यहाँ से ये है कैपेसिटर है, ये डायोड है और ये वाला ट्रांजिस्टर है। अक्सर जो है ना ड्राइव जब इसकी डिस्टर्ब होती है ना, तो ये जो साइड है इसकी, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ी सी लाइट बैलेंस करूँ, ये देखें और थोड़ा करीब करते हैं इसको। ये मैंने थोड़ा सा और करीब कर दिया इसको आपके लिए। इसमें देखें दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें दो ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं और इन दो ट्रांजिस्टर्स का जो नंबर है, एक पे लिखा हुआ है A30 और दूसरा वाला जो ट्रांजिस्टर है उस पर क्या लिखा हुआ है, एक में A30 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको लाइटिंग बढ़ाता हूँ अपने हिसाब से और हम फिर चेक करते हैं इसको कि इसमें नंबर कौन से लगे हुए हैं। हमने पिछले बार चेक किया था तो A44 लगा हुआ था एक पे और दूसरे वाले पे S करके नंबर लिखा हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मॉसफेट को हम सामने से चेक करेंगे, लाइट थोड़ी सी हम खोलेंगे और हम मॉसफेट को सामने से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस पे नंबर क्या है। थोड़ा सा हम इसको, जी जनाब, तो इसको थोड़ा सा हम करीब करने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि इस पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है। तो इस पे नंबर लिखा हुआ है S करके है 8050, क्या नंबर है इसका, S8050, ठीक है ना। अब इस पर भी चेक कर सकते हैं, जो दो इधर लगे हुए हैं ना सेम नंबर के इधर भी लगे हुए हैं, देखिए S8050 उधर भी लगा हुआ है और उसके पीछे लगा हुआ है A44, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें भी क्या लगे हुए हैं, S8050 एक लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है A44। तो हम अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को निकालेंगे और निकालने के बाद फिर इसको चेक करते हैं कि आया ये ख़राब है या सही है। जी जनाब, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम ट्रांसफ़र चेक करने वाले थे, तो हमने ये ट्रांसफ़र निकाला, ये वाला भी निकाला था हमने और ये वाला भी निकाला था हमने। तो यहाँ तो S8050 ट्रांसफ़र लगा हुआ है
हमने निकाल के चेक किया तो ये वाला ट्रांजिस्टर तो ठीक था। जब हमने ये वाला निकाला ना तो इस ट्रांजिस्टर में लीकेज थी, तो मैंने ये निकाल दिया। ये देखें यहाँ पे रखा हुआ है ये। अब मैं इसको जो है ना चेक करके दिखाता हूँ आपको अपने एनालॉग मीटर से। मीटर में रख लेता हूँ करीब, इसको मैंने रखा ओम्स की रेंज पे, और मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ। मीटर पे आप इसको नज़र रखें, और ये नंबर है, मैं आपको नंबर पे दिखाता हूँ। A44 नंबर है इसका, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये थोड़ा सा धुंधला हो रहा है। बहरहाल मैं इसको A44 नंबर है, मैं इसको आपको टेस्ट करता हूँ, दिखाता हूँ। मैंने ओम्स पे रखा है, देखें चेक करें। ये बीच वाला बेस है, यहाँ चेक किया, यहाँ पे चेक किया, लेकिन जैसे ही मैंने देखें यहाँ बेस पे रखा ना मैंने, कलेक्टर है मीटर, ये रेजिस्टेंस वैसे ही दिखा रहा है जैसे नॉर्मल ट्रांजिस्टर है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ एक रैक रखी और ये बीच में रखी है, देखेंगे लीकेज दिखा रहा है रेजिस्टेंस। ये देखें लीकेज दिखा रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी लीकेज दिखा रहा है। ये देखें, तो बेस से कलेक्टर और मीटर दोनों पे ये ट्रांजिस्टर लीक हो गया है। देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमने इसकी जगह हमने ये निकाल दिया था, और यहाँ पे हमने जो है ना इसकी जगह दूसरा ट्रांजिस्टर A44 नंबर का लगाया है। और लगाने के बाद हमने सारी इसकी रेजिस्टेंस वगैरह भी चेक की है कि शायद कोई रेजिस्टेंस वगैरह का मसला हो। अब इसको ज़रा करीब से दिखाएं कि इसमें यहाँ पे 22 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है। और थोड़ा सा मैं इसको अपने जूम करके बता दूँ ताकि कभी रेजिस्टेंस आपको जल जाए तो आपको पता लगे कि कौन कौन सी है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 22 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पे, और यहाँ पे लगी हुई है 1K की, ठीक है, और यहाँ लगी है 4.7K की, ठीक है, और यहाँ पे लगी हुई है तकरीबन 2.2K, और यहाँ लगी हुई है 10K। तो ये रेजिस्टेंस भी हमने सारी चेक की ली। ये F7 डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे नंबर चेक करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको लाइटिंग पे करके मैं इसको देखता हूँ कि इसमें कौन सा था कि आसानी रहती कभी ख़राब हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे दोनों जो डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी T4 लगा हुआ है, यहाँ पे भी T4 लगा हुआ है। अच्छा, T4 की जो हम रेटिंग चेक करते हैं ना, तो ये A2 और 1N4148, तो ये दोनों डायोड जो हैं ये सेम है, जो स्विचिंग डायोड होते हैं 1N4148, तो ये वही डायोड है इसमें। और कभी ये डायोड भी ख़राब हो जाते हैं, कभी गेट पे जो रिवर्स जो है ना करंट आता है या फीड वोल्टेज आ जाते हैं, इसकी शॉर्ट हो जाता है, तो ये डायोड ख़राब हो जाते हैं, इसकी रेजिस्टेंस वगैरह ख़राब हो जाती हैं। कैपेसिटर भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो हमने कैपेसिटर भी चेक कर लिया, कैपेसिटर भी ठीक है। यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है 47 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का, और इस जगह पे भी वही कैपेसिटर लगा हुआ है। अच्छा, ये कभी इस तरह से प्रॉब्लम हो ना आपको कि यहाँ की रेजिस्टेंस जल जाए, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सेम टू सेम सर्किट ना इधर ही बना हुआ होता है, तो ये इसके वोल्टेज और इसके वोल्टेज सेम होते हैं, और इन दोनों के वोल्टेज जो है ना सेम होते हैं। तो आपको अगर यहाँ की चीज़ जल जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पे, और अगर यहाँ की मिसाल के तौर पे यहाँ जल गया तो वहाँ देख सकते हैं। तो ये दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी वही रेजिस्टेंस लगी होंगी जो यहाँ लगी होंगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कुछ अगर जल जाता है तो आप इस जगह से देख के आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से बैक पे भी आप कभी चेक करना हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, सर्किट को थोड़ा सा और अगर हम देखें तो सर्किट पे बहुत सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे 25 वोल्ट लिखा हुआ प्लस के, और यहाँ पे एक जगह और मैंने देखा था, ये देखें ये +5 वोल्ट के ये सप्लाई यहाँ बनी हुई है, 25 वोल्ट की सप्लाई बनी हुई है। तो 25 वोल्ट लिखे हुए हैं लेकिन 27 वोल्ट तक यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। तो ये पीसीबी पे लिखा हुआ है, कभी आपको चेक करना हो। अच्छा, ये मैं एक बात और बताता हूँ कि ये चाइना के इन्वर्टर से थोड़ा सा हटके है। डिज़ाइन तकरीबन जो है ना उन्होंने इसी की कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक रेगुलेटेड सप्लाई बनाई है यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि उसमें मौजूद नहीं होती। उसमें क्या करते हैं ये कि एक 12 वोल्ट की सप्लाई जो यहाँ से बैटरी से उठ के आ रही होती है, उसी 12 वोल्ट की बैटरी से रेजिस्टेंस हमने देखा होगा, इधर रेजिस्टेंस लगी होती है, रेजिस्टेंस लगने के बाद वही 12 वोल्ट जो है ना आईसी पे आ जाते हैं, इस वाली पे भी, और इस वाली जो स्विचिंग आईसी होती है यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, चॉपर में से एक वोल्टेज निकाल के इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्रिज डायोड,
इस जगह आपको नज़र आ रहा होगा। ये ब्रिज डायोड जो है ना, ये चॉपर से निकल रहा है, देखें वाइंडिंग से यहाँ से निकल रहा है, ये इधर जा रहा है और यहाँ से ये चॉपर से सॉरी ब्रिज रेक्टिफायर से यहाँ पे फ़िल्टर हुआ। यहाँ 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है 1000 माइक्रोफैराड 34.5 वोल्ट का। यहाँ से फ़िल्टर होके यहाँ रेगुलेटर पे आया, रेगुलेटर से ये सप्लाई जो बन जाती है तकरीबन 27 वोल्ट की। तो ये 27 वोल्ट फिर जाते हैं आगे और यहाँ से एक मेरे ख्याल से ये वाला 5 वोल्ट का है। मैं एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ कि इसमें रेगुलेटर कौन सा लगा है। जी जनाब, तो ये लगा हुआ है 78L05। तो यहाँ से जो है 5 वोल्ट की जो रेगुलेटर सप्लाई है वो आगे जाती है आईसी को, इस वाली को भी और इस वाली को भी। तो ये 5 वोल्ट की आईसी, तो यहाँ से ज़्यादा वोल्ट बने, यहाँ से 5 वोल्ट बन के आगे आ गए। और ये ऑप्टो कपलर जो है ना आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि हम दूसरे में देखते हैं तो वो डायरेक्ट ही होती है सारी चीज़ें, लेकिन ये आइसोलेशन के तौर पे ऑप्टो कपलर इस्तेमाल हुआ है जो कि इनपुट आउटपुट को जो बिल्कुल सेपरेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आते हैं तो इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ट्रांसफर लगा हुआ है जो रेगुलेटेड लग रहा है मुझे। मैं इसको भी देखता हूँ इसमें कौन सा लगा हुआ है। इसमें नंबर कुछ चेंज है, वो ट्रांजिस्टर है। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ लिखा हुआ है Q27। तो ये ट्रांजिस्टर, इसको हम चेक कर लेते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर है। सप्लाई हमारी निकली हुई है और एनालॉग से हम चेक करते हैं ट्रांजिस्टर कौन सा NPN है या PNP है, ताकि कभी अगर ख़राब हो जाए बिल्कुल ही तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रांजिस्टर इस पर कौन सा मौजूद है। तो हम यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं। मुझे NPN ट्रांजिस्टर लगा है, इस तरह से NPN दिखाता है बेस को रख के। हम पलट के लगा के देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है। जी जनाब, तो ये क्या नाम है NPN ट्रांजिस्टर है जो कि यहाँ पे रख के हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसका नंबर एग्जैक्ट चेक करते हैं थोड़ी सी लाइट करके, क्योंकि थोड़ा सा नंबर थोड़ा सा वाज़ेह नहीं है इसमें 88 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा थिनर लगा के मैं चेक करता हूँ कि शायद यहाँ पे नज़र आ जाए कि इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर उन्होंने इस्तेमाल किया है। कभी होता है ना कि मिसिंग हो जाती है, नहीं नज़र आ रहा होता, कभी ख़राब हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं। तो हाँ, नज़र आ गया, ये D882 ये इसमें ट्रांसफ़र लगा हुआ है। इसके साथ ही जो छोटा ट्रांसफ़र लगा हुआ है वो J3Y है, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉसफेट इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया 50R06, ठीक है। और यहाँ पे जो IC इस्तेमाल की गई है वो है HJW590601 और नीचे लिखा हुआ है 3653। और इसके साथ ही जो रेगुलेटर इस्तेमाल किया गया है ये वाला ये इस्तेमाल किया गया 7805 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं ये वाले, ये दोनों जो हैं वो हैं D882, यहाँ पे दोनों D882 हैं और यहाँ पे इसके ऊपर है B772। ये दोनों लगे हैं B772 जो कि ड्राइव को जा रहे हैं बूस्टर की, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा बता दूं कि कभी अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि न समझ में ना आ रही हो, ऑप्टो कपलर का नंबर चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ऑप्टो कपलर का नंबर है G817 जो कि नॉर्मल है, 817 नॉर्मल ट्रांसफर। अच्छा, आईसी जो लगी हुई बड़ी आईसी, इसका नंबर लिखा हुआ है, बड़ा सा नंबर है HJW5908M01 और इसके नीचे छोटा नंबर लिखा हुआ है 7543। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका नंबर 7543 है और यहाँ पे 3653 है। तो ये थोड़ा सा डाटा चेक करना पड़ेगा, इसका मैंने डाटा भी नहीं चेक किया है। अच्छा, यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है वो है LM393 और ये ज़्यादातर कंपैरेटर ऐसी होती है और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डीसी जो आउटपुट आ रही है, सॉरी डीसी हो सकती है, डीसी आउटपुट वो उसको सेंस कर रही है और ये भी हो सकता है कि ड्राइव की जो है वोल्टेज वगैरह सेंस कर रही हो। अच्छा, यहाँ पे भी एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, बड़ा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, और इसका नंबर है MJD41C, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ लगा हुआ है जो कि ऐसा लगता है कि ये रेगुलेटेड और जो स्विचिंग जो मॉसफेट होता है इस तरह का कोई मुझे लग रहा है कि मॉसफेट है ये।
MJD41C। ठीक है, तो ये हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके जो DC पे लगा हुआ है डायोड, डबल डायोड ये वाले, और यहाँ पे हम चेक करते हैं तो इसका पहला वाला जो नंबर है इसका मैं ये बताता हूँ आपको, ये है MUR1660CA। इसके बराबर है MUR1660CT, और उसके बराबर में है नंबर MUR1660CT, और उसके बराबर में जो कोने पे लगा हुआ है उसका नंबर है MUR1660CA। ये नेगेटिव डायोड है ये वाला, और इसके बराबर में जो डायोड लगा हुआ है वो है जनाब पॉजिटिव डायोड है। ठीक है, इसके बराबर वाले भी पॉजिटिव है, और जो इधर लगा हुआ है वो नेगेटिव डायोड है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला और ये वाला नेगेटिव है, और ये दोनों जो है ना पॉजिटिव, यानी सेंटर पॉजिटिव है इसका। तो ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी। उम्मीद है कि आपको ये इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन पसंद आई होगी। मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि इस तरह के इन्वर्टर जब भी आएँ तो मैं सर्किट की पूरी जो है ना स्पेक्स बताने की कोशिश करूँ कि अगर कोई मसला ऐसा हो तो ये आपको आसानी रहे ट्रेस करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नज़र आई है, यहाँ पे PCB पे लिखा हुआ है +12 वोल्ट। तो जो यहाँ पे +12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना, 2-3 किस्म की सप्लाई आ रही है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 27 वोल्ट। तो ये टोटल रेगुलेटेड सप्लाई है कि इसमें अगर यहाँ पे कोई इशू होता है तो बूस्टर ख़राब होने से बच जाता है, और अगर बूस्टर की साइड मसला हो तो आउटपुट बच जाता है। वरना चाइना के इन्वर्टर में क्या होता है, यहाँ पे अगर शॉर्टेज हुई तो ये ड्राइव भी उड़ाता है, साथ में इसका बूस्टर के जो मॉसफेट लगे हुए हैं लाइन से इसको भी उड़ा देता है। अच्छा, एक चीज़ रह गई है इसमें, ये जो बूस्टर के जो ट्रांजिस्टर है ये कौन से लगे हैं, तो हम इसको ट्रांजिस्टर को बताते हैं, उसके बाद फिर हम इसको ऑन करके ड्राइव इसकी देखते हैं कि इसकी ड्राइव कितनी आ रही है। ठीक है ना, तो हम ये बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लगे हुए हैं इसमें जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं, अगर आप इसको जूम करके दिखा सकें अपने ऑडियंस को, ऑडियंस भी है हमारी और वीडियो देख रही तो ज़्यादातर व्यूअर्स भी हैं। तो ये नंबर है CS150N04, यानी 150 और N04, जो कि मुमकिन तौर पे 150 एम्पेयर होगा, जो मेरे अंदाजे से है, और 40 वोल्ट का ये मॉसफेट मुझे महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे कितने लगे हुए हैं ये आप काउंटिंग कर लें इसमें, कि जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तकरीबन 16 ट्रांजिस्टर्स में लगे हुए हैं मॉसफेट। और यहाँ पे जैसे 4 चॉपर हैं, तो अब आप इसको 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि 4 जो है ना वो इसको ड्राइव कर रहे हैं, ये 4 मॉसफेट इसको कर रहे हैं, ये वाले 4 इसको कर रहे हैं, और ये वाले आखिरी वाले 4 जो है इस मॉसफेट को ड्राइव कर रहे हैं, सॉरी चॉपर को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है ना मॉसफेट, तो ये एक अंदाज़ा हो गया कि 4-4 की सीक्वेंस बनी हुई है। अच्छा, इसकी जो गेट पे रेजिस्टेंस लगी ये रह गई है, इसकी जो गेट पे रेजिस्टेंस लगी है वो लगी हुई है 22 ओम्स की, सारी 22 ओम्स की है, और एक और जो लग के मेरे ख्याल से सोर्स को जा रही है वो 10K लगी हुई है। ठीक है ना, 10K से सोर्स को जा रही है और 22 ओम से गेट पे इसके लगी हुई है। अच्छा, ये अभी हम टैली कर सकते हैं इसको, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको टैली करूँ, और हम एनालॉग मीटर लगा के हम ये चेक करते हैं कि आया ये वाकई ही जो है उस पर जा रही है, क्योंकि हमने जो चाइनीज़ में इन्वर्टर में देखा है उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है। DC को हम कर देते हैं डिस्चार्ज। चाइनीज़ इन्वर्टर में क्या होता है, ये जो वाली रेजिस्टेंस है ना, ये जो यहाँ पे एक 10K की लगी हुई है वो नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ हमने चेक करते हैं कि क्या ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो वाकई नेगेटिव से मिली हुई है, जो कि मुझे लग रहा है कि ऐसे ही है। जो हमारा एनालॉग जो है हम ऐसा करते हैं, एनालॉग हटाते हैं और डिजिटल लगाते हैं, और डिजिटल लगाने के बाद से कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि आया जो ये 10K की जो रेजिस्टेंस लगी क्या ये नेगेटिव से मिल रही है। जी जनाब, ये 10K रेजिस्टेंस नेगेटिव से मिल रही है, और ये वाली जो 22 है ये मिल रही है गेट से। ये देखें,
5.4, ये आ गई 22 ओम्स, और इसकी दूसरी वाली 22 ओम्स से लग गई। यहाँ से ये दिखाया इसने, यहाँ से ये, और ये नेगेटिव पे। अच्छा जनाब, तो ये एक अंदाज़ा ये हुआ कि ये वाली जो रेजिस्टेंस जो निकल के गेट से 10K की जो सोर्स से मिल रही है, ये चाइनीज़ इन्वर्टर में यहाँ मौजूद नहीं होती। और ये इन्होंने बड़ा अच्छा इन्वर्टर है जो कि इन्होंने यहाँ पे 10K भी लगाई है। अक्सर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ में ये यहाँ मौजूद नहीं होती, तो ये इस हिसाब से बड़ा अच्छा मामला है। और इससे ये महसूस होता है कि हम दूसरे भी इन्वर्टर्स और UPS वगैरह में देखते हैं, एक गेट से जो है ना रेजिस्टेंस निकल के लाजमी जो है ना वो सोर्स की तरफ जा रही होती है। तो ये तो हमें अंदाज़ा हो गया कि इसका डिज़ाइन जो है बहुत ही मुनासिब और बहुत ही बेहतरीन है, जो कि हम दूसरे जो अच्छे UPS हैं, जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं, उसमें देखते हैं हम कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई होती है, जो कि गेट से निकल के ग्राउंड हो रही होती है। तो ये थी छोटी सी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, चॉपर के जो वोल्टेज हैं वो हम देख लेते हैं कि चॉपर से मैंने कहा था कि चॉपर जो सप्लाई बनाई जा रही है जो अलग से ऑक्सिलरी सप्लाई, तो ये सिर्फ इस वाले चॉपर में से निकल रही है। इस वाले चॉपर में ये नहीं मौजूद, इस वाले चॉपर में ये मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। सिर्फ इन्होंने एक चॉपर को इस्तेमाल किया है। अगर आप इसकी वाइंडिंग को चेक करें तो इसकी वाइंडिंग में देखें 2 तार निकल रहे हैं इसकी वाइंडिंग में से, जो कि इस वाले में मौजूद नहीं है। ठीक है, इस वाले में है, इस वाले में मौजूद नहीं है, और इस वाले में भी मौजूद नहीं है। सिर्फ इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ ये वाला जो चॉपर है, इस चॉपर में से इन्होंने वाइंडिंग में से इन्होंने 2 टेपिंग निकाली है। 2 टेपिंग निकालने के बाद उन्होंने यहाँ से सप्लाई बनाई है। सप्लाई बनाने के बाद इन्होंने रेगुलेटेड किया है और 5 वोल्ट निकाले हैं और 12 वोल्ट निकाले हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सप्लाई इन्होंने बनाई है, और इससे महसूस होता है कि इन्होंने बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, जो कि हमें चाइनीज़ जो नॉर्मल अलकरम के ईस्टर्न के जो इन्वर्टर्स होते हैं उसमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, हम क्या करते हैं, अब ये हमारी हो गई डिस्क्रिप्शन। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देने के बाद हम इसके गेट वोल्टेज भी चेक करते हैं, और साथ साथ हम इसको थोड़ा बहुत लोड बिल चला के देखते हैं कि हमारा लोड इस वक्त क्या कहता है, आया कि हमारी चीज़ ठीक हो गई है या नहीं है, या अभी भी मसला है कोई। हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई दी है, यहाँ पे एक सप्लाई हमने यहाँ नेगेटिव पे लगा दी है। ठीक है, यहाँ से हमने ऑन किया इसको, फ़ैन ऑन हुआ, और इसकी ग्रीन वाली एलईडी ये दिखा सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन वाली एलईडी जो है वो ऑन हो गई। ठीक है ना। अच्छा, हम गेट का जो यहाँ पे मसला था वो हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया हमारा गेट का इशू ठीक हो गया, जो कि बिल्कुल हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे रखा DC पे, जो कि हमने पहले वोल्टेज चेक किए थे। अब दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं कि वो कितने आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे आ रहे हैं 5.38 वोल्ट, बिल्कुल कांस्टेंट वोल्ट आ रहे हैं, 5.3338। इसके बराबर वाले मॉसफेट पे 8 वोल्ट जो कि पहले भी आ रहे थे। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी 8 वोल्ट पहले भी आ रहे थे। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ इशू था जी जनाब। तो ये आ गए 5.3933 वोल्ट, जो कि पहले नहीं आ रहे थे इस जगह पे। आपने महसूस किया होगा कि जो मैंने दिखाया था यहाँ वोल्ट नहीं आ रहे थे, यहाँ वोल्ट आ गए। और क्या किया हमने, सिर्फ वाला ट्रांसफर चेंज किया, 844 वाला, और यहाँ वोल्टेज आ गए। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, DC वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ जो बूस्टिंग जो DC वोल्टेज हो रहा है वो कितने आ रहे हैं जी जनाब। तो ये वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे 268.6 वोल्ट DC, जो कि बहुत बेहतरीन वोल्टेज है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस पर हम लगाते हैं लोड। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, और वो थी इसकी फ्रिक्वेंसी। हम इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं जी जनाब। फ्रिक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज़, बेहतरीन फ्रिक्वेंसी आ रही है। पहले भी ऐसी आ रही थी, लेकिन लोड पे मामला ख़राब हो रहा था, तो हम इसको लोड पे डालते हैं। और लोड डालने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक फ़ैन का लोड होता है, वो हम 2 लोड डालते हैं और चेक करते हैं कि फ़ैन लोड लगाने के बाद क्या कंडीशन है। ये हमने यहाँ से इसको टच किया, और जनाब फ़ैन हमारा रन हो गया बेहतरीन तरीके से, और ये फॉल्ट पे भी नहीं जा रहा। देखें, ग्रीन एलईडी जल रही है इसकी, और फ़ैन की जो भौं भौं जो आवाज़ आ रही थी फ़ैन की, वो भी नहीं आ रही। फ़ैन स्मूथली रन हो गया, आपको आवाज़ आ रही होगी फ़ैन की।
ठीक है ना। तो हमारा फॉल्ट बिल्कुल ठीक हो गया इस वक्त, बेहतरीन हो गया मामला। ये देखें, बेहतरीन मामला हो गया है, फ़ैन हमारा ड्राइव हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे। हमारा फॉल्ट बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये इन्वर्टर जो है वो आइलैंड का बिल्ट है। मैं आपको इसकी जो रेटिंग जो प्लेट है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। सप्लाई में निकाल देता हूँ इसकी। ये चेक करें इसकी जो स्पेक्स हैं। यहाँ पे देखें, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और इन्वर्टर है स्ट्रीट वाइज, स्वाइन V2000 मॉडल है इसका। इनपुट 12 वोल्ट और इसकी रेंज जो है 10 से 15 वोल्ट तक की है डीसी। आउटपुट 230 वोल्ट एसी, यूएसबी आउटपुट 5 वोल्ट 1000 मिली एम्पियर। ठीक है ना। मॉडिफाइड साइन वेव नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं चाहूँगा कि वो भी देख ली जाए, और वो क्या है, हाँ, डीसी पे जो डिजिटल मीटर था, जब इस पे हम एसी वोल्टेज चेक कर रहे थे तो हमारे एसी वोल्टेज पहले आ रहे थे 137 मेरे ख्याल से। अब देखते हैं अब कितने आ रहे हैं इस पे। एनालॉग को तो चेक कर लिया था हमने। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा, इस पर वो लगा हुआ है, यहाँ चेक करना है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ऑन किया हुआ हमने केबल निकाल दी थी। अच्छा, जब मैं कहूँ वोल्ट तो नहीं आ रहे। ठीक है ना। यहाँ पे चेक करते हैं जनाब, 221 वोल्ट एसी, जो कि आपने पहले देखा था 137 वोल्ट आ रहे थे, लेकिन अभी कितने वोल्ट आ रहे हैं, 219 वोल्ट आ रहे हैं इस वक्त, और बेहतरीन वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है ना। फ़ैन भी हमारा ड्राइव हो गया, हमारा फॉल्ट भी क्लियर हो गया, और हमारा ये भी चेक हो गया। ठीक है ना। और उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको पसंद आई होगी। अभी मैं उधर भी देखना चाह रहा हूँ, उस तरफ भी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि ये बहुत कनेक्शन करीब करीब है। तो थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, अल्लाह मालिक है, कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि शॉर्ट वॉट हो जाए। बहरहाल कोशिश करते हैं आपके लिए बड़ी एहतियात से जनाब। तो ये वोल्टेज कितने आ रहे हैं यहाँ पे नहीं देख पा रहे हम। यहाँ देखते हैं 0.4 वोल्ट, जो कि अभी लोड आउटपुट नहीं लगी हुई इसमें। हम क्या करते हैं, बड़ी एहतियात से कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लगाने के बाद हम इसको फ़ैन पे लगाएं। हम यहाँ फ़ैन लगाते हैं और फिर देखते हैं ड्राइव वोल्टेज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। जी जनाब, 5.15 वोल्ट होगा ड्राइव वोल्टेज। डीसी बूस्टर के ड्राइव वोल्टेज 5.15 लोड लगाते ही, और लोड जैसे ही हटाया देखें 0.4 हो गए। यहाँ लोड मैं लगा रहा हूँ तो 5 वोल्ट हुए, और जैसे ही मैंने लोड हटाया 0.4 वोल्ट हो गए। हालांकि 220 आउटपुट आ रही है, लेकिन इस इन्वर्टर में ये बहुत अच्छी बात है कि ये बिला वजह में मॉसफेट को ऑन नहीं रखता, बिला वजह में मॉसफेट को चला के नहीं रखता, गर्म नहीं करता मॉसफेट को। और ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि जैसे ही हम लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाने के साथ डीसी बूस्टर के वोल्टेज जो है ना इंक्रीज़ होते हैं, ना कि बिला वजह में ये बूस्टर के वोल्टेज चलते चले जाएँ, गर्म होता रहे मॉसफेट, जो कि हम चाइनीज़ इन्वर्टर में देखते हैं। चाइनीज़ इन्वर्टर में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोड नहीं लगा रहे, लेकिन हमारे डीसी बूस्टर पे 4.75 वोल्ट आ रहे होते हैं, फ्रिक्वेंसी पूरी किलोहर्ट्ज़ की आ रही होती है। ठीक है ना। लेकिन इसमें नहीं है। इसमें मैंने दिखाया आपको इससे पहले भी कि किलोहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी भी हर्ट्ज़ पे आ गई, यानी उसने वो भी डाउन कर दी। जैसे ही लोड लगाया तो ये चली गई 38 किलोहर्ट्ज़ पे, 42 किलोहर्ट्ज़ पे। ये मुझे दिखाने का मकसद था। और इस तरह के इन्वर्टर्स जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये सेफ़ भी रखते हैं मॉसफेट को, बिला वजह में ना वोल्टेज देते हैं ना फ्रिक्वेंसी देते हैं, बल्कि सुकून में रखते हैं इसको। तो आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, देखा होगा कि ये कितनी बेहतरीन चीज़ बनाई है इन्होंने, और आपको बड़ा एक्सपीरियंस मिला होगा। अगर इस तरह का इन्वर्टर आपके पास भी है और आप रिपेयर कराना चाहते हैं, आप परेशान हैं कि आपका इन्वर्टर नहीं चल रहा, तो हमसे रब्ता करें, और इंशाल्लाह अच्छी सर्विस आपको देने की कोशिश करेंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या नाम है आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे भी, और आपके डिस्क्रिप्शन पे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपनी फ़ीडबैक से आगाह करें, हमें अपने कमेंट से आगाह करें। और अगर आप टेक्नीशियन हैं और रिपेयर करते हैं
तो व्हाट्सएप हमारे ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में है, आप उस पर क्लिक करें, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।